वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। मुगल्स का जो चैप्टर रहता है उसमें आज हम लोग देखेंगे शाहजहां। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप सेम वीडियो बंगाली में भी देख सकते हैं। आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे मुगल शाहजहां। तो यहाँ पर शाहजहां के बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेंगे। वो राजा कब बने थे? तो वो बने थे जब जहांगीर चल बसे थे 1628 से 1658 तक। अगर शाहजहां की माता जी का नाम देखा जाए, उनके माता जी का नाम था गोसाइन बाई, और उनका अगर ओरिजिनल नाम देखा जाए तो ओरिजिनल नाम था आपका खुर्रम। रिबेल्ड अगेंस्ट जहांगीर इन 1622। तो 1622 में उन्होंने रिबेल किया था जहांगीर के खिलाफ, जो उनके पिताजी थे, और उस रिबेल को किसने रोक दिया था? उसको रोका गया था भाई महाबत खान। महाबत खान ने उसको रोक दिया था। फिर जब जहांगीर चल बसे थे 1628 में, तो वो आगरा में फिर से वापस आ गए और फिर आगरा को कैप्चर कर लिया। आगरा को कैप्चर करने के टाइम उनके साथ कौन थे? शाहजहां के साथ थे आपके आसफ खान। तो शाहजहां के साथ आसफ खान थे और उन्होंने दोनों ने मिलकर आगे कैप्चर कर लिया था दिल्ली के ऊपर, और वो सुल्तान बन गए थे 1628 में। अगर उनकी वाइफ की बात की जाए, उनकी वाइफ है मुमताज महल। मुमताज महल कौन थी? शी वाज द डॉटर ऑफ आसफ खान। तो इसके बारे में और अगर आपको डिटेल्स देखना है तो जहांगीर वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने रिबेल के बारे में, क्यों लड़ाई हुआ था, आसफ खान ने क्यों सपोर्ट किया था आपके शाहजहां को, ये सब मैंने डिटेल्स में उसमें बता दिया। तो यहाँ पे जितना आपको याद रखना है वहीं तक मैंने बताया। उनकी बीवी का नाम क्या था? मुमताज महल। उनकी माताजी का नाम क्या था? गोसाइन बाई। उनका अगर ओरिजिनल नाम देखा जाए तो क्या था? खुर्रम। उन्होंने पहले रिबेल किया था 1622 में, उसमें उनको हरा दिया गया था। पर बाद में जब जहांगीर चल बसे थे उस टाइम पे 1628 में उन्होंने फिर से अटैक किया, और उस अटैक में वो जीत गए और वो बन गए दिल्ली के सुल्तान। अब जो शाहजहां का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है उसका आर्किटेक्चर। अगर आर्ट के बारे में कहा जाए, मुगल पेंटिंग या फिर आर्ट, उसका गोल्डन एज देखा जाए तो उसका गोल्डन एज था आपके जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर के टाइम पे आपका जो मुगल पेंटिंग होता है, मिनिएचर पेंटिंग, ये सब का गोल्डन एज था। पर अगर सिर्फ कहा जाए कि गोल्डन एज ऑफ मुगल्स कब था, तो वो था आपके शाहजहां के टाइम पे। अगर इसका देखा जाए तो शाहजहां के टाइम में आपके आर्किटेक्चर में आपका मुगल एम्पायर ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया था। अगर सिर्फ आपको पूछा जाए कि गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कब था, तो गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर था आपके शाहजहां के टाइम में। और अगर पूछे जाए गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग कब था, तब था वो आपके जहांगीर के टाइम में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे फेमस जो उनकी बिल्डिंग है उसके बारे में बात करेंगे, ताजमहल। यहाँ पर ये भी हम लोग देखेंगे जो हम लोग को हर दिन करीब व्हाट्सएप पे आता है, और बहुत ये मैसेज स्प्रेड हो गया है कि ताजमहल पे जिन्होंने भी ताजमहल बनाया था उनकी उंगलियां काट दी गई थी ताकि वो दूसरे ऐसे कोई बिल्डिंग नहीं बना पाए। इन व्हाट्सएप के मैसेजों में कितनी सच्चाई है वो भी देखेंगे। तो ताजमहल के बारे में देखते हैं। अगर बात किया जाए ताजमहल के बारे में तो उसको स्टार्ट किया गया था आपके 1631 में, और ताजमहल आपको कंप्लीट करने के लिए टोटल में लगे थे 22 इयर्स। तो फिर आपके 1631 से लगे थे आपके 22 इयर्स, मतलब 213561। तो आपको लग गए थे 22 इयर्स टू कंप्लीट ताजमहल। आर्किटेक्चर बहुत जन ने काम किया था, पर जो हेड थे जिन्होंने पूरा डिजाइन किया वो दो थे। पहले थे आपके उस्ताद ईसा और दूसरे थे आपके ईसा मोहम्मद एफएनडी। ये दो लोग थे जो मेन थे आपके आर्किटेक्चर का, और जो पूरा होगा बिल्डिंग उसका जो मेन हेड थे वो थे उस्ताद ईसा और ईसा मोहम्मद एफएनडी। मेन डोम की अगर बात की जाए तो वो बनाया गया था आपके इस्माइल खान ने। तो मेन डोम आपको पता ही होगा कि जो बिल्डिंग बना था उससे ऊपर एक डोम बनाया हुआ है। तो मेन जो अंदर ही जाते आपको बिल्डिंग दिखता है, उसका जो डोम बनाया था वो मेन डोम बनाया गया था बाई इस्माइल खान। अब अगर बात करें बिल्डिंग के बारे में, जो कहा जाता है कि सबकी उंगली काट दी गई थी, अब आप सोचिए अगर सबकी उंगली काट दी जाएगी तो उसको तो ऐसा नहीं था कि उसको सिर्फ ताजमहल बनाना था, उसको दूसरे भी बिल्डिंग बनाने थे। तो अगर वो उंगली काट देगा तो बहुत ऑब्वियस बात है दूसरे आर्किटेक्चर जो दूसरे बिल्डिंग बनाएंगे वो कोई नहीं बनाना चाहेगा, देश से भाग जाएगा, या फिर बहुत कम लोग वहां पर काम करेंगे। अब मान लेते हैं वो सुल्तान था, पहली बात हो गई, वो अगर उंगली काट देगा तो दूसरे वो बिल्डिंग कैसे बनाएगा? जैसे मान लीजिए आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए कोई एक नाई है, वो बहुत अच्छा आपके बाल काटता है। तो ऐसा थोड़ी है कि बहुत अच्छे एक बार बाल काटेगा फिर दूसरे किसी के बाल ऐसे ना काटे इसलिए आप उसके उंगली काटेंगे। आप तो उसको रख देंगे ना खास तरीके से कि हर बार वो आपके बाल काटे। तो ये हो गया पहला बात। अब मान लेते उसने उंगली काट दिया, और अगर उसने उंगली ऐसे काट दिया तो फिर आर्किटेक्चर डर जाएंगे और उसके दूसरे काम नहीं करेंगे। मान लेते वो राजा है, दूसरा ऑप्शन आता है, मान लेते हैं वो राजा है इसलिए आर्किटेक्चर जो है डर के मारे उसके पास काम करते हैं। अभी मान लीजिए आपको पता है कि बिल्डिंग जब खत्म हो जाएगा ये राजा जो है मेरी उंगलियां काट देगा, तो क्या आप उसकी बिल्डिंग जल्दी बनाएंगे कि और लेट से बनाएंगे? ऑब्वियसली आप लेट से बनाएंगे, और वो कितना लेट होगा वो कभी भी डिसाइड नहीं हो सकता। तो आप ज्यादातर जो बिल्डिंग्स देखेंगे वो आप देखेंगे ताजमहल बनने के बाद उसका आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ था। बहुत सारे ऐसे भी बिल्डिंग है इसके शाहजहां के। ये सब जो बात कहा जाता है कि उंगली काट दिया था या फिर पत्थर से मार दिया था, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आपको मिलेंगे, इन पे आप यकीन नहीं कीजिए, सब कुछ ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके दूसरे बिल्डिंग्स के बारे में देखते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे उसके दूसरे बिल्डिंग, तो यहाँ आती है मोती मस्जिद जो कि है आपके आगरा में। शीश महल की अगर बात की जाए, शीश महल बनाया था उसने लाहौर में। फिर जामा मस्जिद की अगर बात की जाए तो ये वाली जामा मस्जिद उसने बनाया था दिल्ली में। मुसामुन बुर्ज,
और फिर आपका फेमस रेड फोर्ट भी उसने बनाया था। रेड फोर्ट जो बिल्डिंग है वो बनाया था आपके ताजमहल बनने से पहले, और बाकी जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सब आपके करीब करीब ताजमहल बनने के साथ, ये ताजमहल बनने के बाद बने थे। तो रेड फोर्ट बना था ताजमहल बनने से पहले। अब जो फेमस पीकॉक थ्रोन है वो बनाया गया था बाय बेदाल खान। तो पीकॉक थ्रोन जो है जिसपे राजा बैठते थे वो पीकॉक थ्रोन बनाया गया था बेदाल खान, और इसी पीकॉक थ्रोन में था कोहिनूर जो ब्रिटिश चोरी करके ले गए थे, और अभी जो उनके महारानी है वो चोरी का सामान अपने मुकुट में पहनते हैं। तो पीकॉक थ्रोन की अगर बात की जाए तो पीकॉक थ्रोन बनाया था बेदाल खान ने। He inscribed the lines of Amir Khusro in दीवाने खास, If there is a paradise on earth, it is here, it is here, it is here। तो ये आमिर खुसरो का जो लाइन है वो उन्होंने लिखाया था दीवाने खास में। इसमें क्या लिखा है, अगर यहाँ पर कहीं जन्नत है, अगर अर्थ में कहीं पर जन्नत है तो यहीं पे है, यहीं पे है, यहीं पे है। जो ये लाइन है ये फेमसली आपके कश्मीर के लिए बोला जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, मतलब अभी तो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उसके लिए ये बहुत फेमस लाइन है जो सॉरी ये बहुत ही फेमस लाइन है जो कि वहां के लिए बोला जाता है। जब तक आप जम्मू कश्मीर में खुद नहीं जाएंगे, वहां की वादियां नहीं देखेंगे, आपको खुद यकीन नहीं होता कि कोई जगह इतनी सुंदर हो सकती है। अगर आप टीवी में देखते हैं तो आप सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेशल इफेक्ट लगाया गया है, ऐसा कुछ किया गया है, कोई जगह इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। पर जब आप सामने से देखेंगे तब जाके आपको यकीन होता है कि ये जगह सही में जन्नत है। इनायत खान की अगर बात की जाए तो इनायत खान ने लिखा था आपका शाहजहां नमा। इनायत खान द्वारा लिखा गया था शाहजहां नमा। अगर उनके सबसे बड़े बेटे की बात की जाए तो उनके सबसे बड़े बेटे थे आपके दारा सिकोह, और वो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ रहने में बहुत यकीन करते थे, और वो सभी को इक्वल मानते थे। वो ये सोचते थे कि सारे धर्म इक्वल है और सभी एक भगवान एक ही मालिक के पास जाना चाहता है, बस सभी के रास्ते अलग है। अगर उनकी सबसे बड़े बेटे दारा सिकोह की बात की जाए तो उन्होंने ट्रांसलेट किया था आपका भगवत गीता और उपनिषद को इन पर्शियन। तो मुगल का जो कोर्ट लैंग्वेज है, मतलब कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज किया जाता था वो था आपका पर्शियन। तो पर्शियन लैंग्वेज में ताकि भगवत गीता और उपनिषद का जो है पाठ किया जा सके, इसलिए उन्होंने ये किताब जो है पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। अगर फ्रेंच ट्रैवलर्स की बात की जाए कि फ्रेंच ट्रैवलर कौन कौन आए थे उनके कोर्ट में, तो उनके कोर्ट में आए थे बर्नियर और ट्रैवेनियर। फ्रेंच ट्रैवलर आए थे बर्नियर और ट्रैवेनियर, और इटालियन अगर ट्रैवलर की बात किया जाए तो यहाँ पर आए थे आपके मनुसी। तो ये बात हमेशा आप याद रखिए, हमेशा नहीं मतलब इस चैप्टर के लिए याद रखिएगा, आपको बाद में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेट करने में आसानी होगा कि दारा सिकोह जो है हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी के लिए काम करते थे, और वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सभी इक्वल है, सभी एक तरीके से भाई भाई बन के रहे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, बाकी चैप्टर में आपको रिलेट करने में ज्यादा आसानी होगा। इस वाले स्लाइड में उनके बेटों के बारे में बात करेंगे, ये 4 बेटे थे और उनमें क्या क्या लड़ाई हुआ था उनके बारे में मेनली यहाँ पर बात किया जाएगा। तो बात होने से पहले जो पॉइंट्स है वो सब एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप आराम से बैठिए, आपको कोई नोट्स नहीं लेने होंगे, नोट्स लेने का टाइम बाद में आएगा, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। अब शाहजहां की अगर बात की जाए, शाहजहां के 4 पुत्र थे। पहला तो आपको पता ही है कि था पहला पुत्र दारा सिकोह। दूसरा अगर बेटे का नाम दिया जाए तो उसका नाम था आपका शुजा। तीसरा था आपका औरंगजेब, और चौथे बेटे के बताया जाए उसका नाम था आपका मुराद। दारा सिकोह की अगर बात की जाए तो वो था क्राउन प्रिंस, मतलब आपके शाहजहां जाने के बाद वही दिल्ली सुल्तान का राजा बनेगा। शुजा की अगर बात की जाए तो शुजा को बनाया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो औरंगजेब को बनाया गया था गवर्नर ऑफ डेक्कन, और यहाँ पर मुराद को बनाया गया था गवर्नर ऑफ मालवा और गुजरात। अब जैसे शाहजहां की उम्र होने लगी, सबको ये पता चल गया कि अब लड़ाई होगा कौन अगला राजा बनेगा। तो सबसे पहले शुजा ने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इंडिपेंडेंट मतलब वो मुगल के अंडर नहीं है और वो अपना एक खुद का अलग शासक है। पर ये चीज दारा सिकोह को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि मुगल एम्पायर जो है उसी को मिलने वाला है। इसलिए दारा सिकोह ने क्या किया, अपने बेटे सुलेमान शेख को मिर्जा राजा जयसिंह के साथ भेज दिया और उनको बोला कि आप जाके शुजा को हराइए और बंगाल का जो एम्पायर है वो मेरे कंट्रोल में लाइए। तो ये गए शुजा को हराने के लिए, यहाँ पर लड़ाई हुआ और शुजा फिर से अपना दिल्ली सल्तनत एम्पायर में ज्वाइन करना पड़ा उसको, कि वो लड़ाई में हार गया था। बाकी अगर औरंगजेब और मुराद की बात की जाए तो औरंगजेब को ये पता चल गया कि दारा सिकोह से अगर डायरेक्ट फाइट करेगा तो वो जीत नहीं पाएगा। तो औरंगजेब ने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ मुराद को कन्विंस किया कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों फाइट करेंगे दारा सिकोह के अगेंस्ट, उसको हराएंगे और फिर मुगल एम्पायर जो है अपने में डिवाइड कर लेंगे। तो ये दोनों गए और जाके आपके दारा सिकोह को हरा दिया। दारा सिकोह को एक बार हराने के बाद औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने मुराद को आपके जेल में भर दिया, झूठ मूठ कोई कारण देके जेल में भर दिया, और वहीं पे जेल में इसको मार दिया। मुराद को जेल में औरंगजेब ने मार दिया। अब औरंगजेब को पता था कि शुजा फिर से कोई नाटक करेगा कि दारा सिकोह बढ़ गया, वो फिर से खुद को इंडिपेंडेंट कर सकता है, इसलिए औरंगजेब ने अटैक किया शुजा के ऊपर और शुजा को भी यहाँ पर हरा दिया। और यहाँ पर बात किया जाए, दारा सिकोह ने उस वक्त फिर से अपना पावर बढ़ा लिया था, और दारा सिकोह और उसका बेटा सुलेमान शेख ने फिर से लड़ाई किया औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब के साथ जब लड़ाई किया था, इसमें औरंगजेब ने उनको हरा दिया था, और यहाँ पर दारा सिकोह और उसके जो बेटे सुलेमान शेख दोनों को औरंगजेब ने मार दिया था, और यहीं से बन गया था औरंगजेब दिल्ली का सुल्तान। अब औरंगजेब को सपोर्ट मिलने का कारण भी देखिए, अगर आप दारा सिकोह का हिस्ट्री देखेंगे तो दारा सिकोह ने हमेशा हिंदू और मुस्लिम जो है उनको एक ही माना और उनको यूनिटी के लिए काम किया था।
औरंगजेब को बहुत लोगों ने इसलिए सपोर्ट किया था कि औरंगजेब आपके कट्टर मुस्लिम था और वो हिंदूज के ऊपर या फिर नॉन मुस्लिम जितने भी है सभी के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। इसलिए औरंगजेब को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया था अगेंस्ट दारा शिकोह, जो कि हिंदूज और मुस्लिम को दोनों इक्वल तरीके से देखता था। अब हम लोग ये पॉइंट्स एक बार देख लेंगे। अगर बेटों के बारे में बात किया जाए तो उसका सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, जो कि था आपका क्राउन प्रिंस, मतलब अगला जो सुल्तान बनेगा उसी को बोला जाता है क्राउन प्रिंस। फिर आता है आपका शुजा। शुजा की अगर बात की जाए तो वो था आपका गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर था आपका शुजा। और फिर आता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो औरंगजेब था आपका गवर्नर ऑफ डेक्कन। और मुराद बख्श की अगर बात की जाए तो वो था गवर्नर ऑफ मालवा एंड गुजरात। आपको समझाने टाइम सिर्फ नाम लिया था मैंने मुराद, उसका जो पूरा नाम था वो था मुराद बख्श। अब लड़ाई की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले शुजा जो था उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि आपको पता है जब मुगल का एम्पायर चलता था तब मुगल के एम्पायर में सबसे जो फर्टाइल लैंड होता है जहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता था वो दो जगह था। एक था आपका दोआब रीजन और दूसरा था आपका बंगाल का सुंदरबन रीजन। इन दोनों जगह में बहुत ज्यादा फर्टाइल थे और ये टैक्स कलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। दोआब रीजन आपका गंगा और यमुना जहाँ पर मिलते थे वहाँ के आसपास के एरिया को कहा जाता था आपका दोआब रीजन। दोआब रीजन आप समझ रहे हैं कि दिल्ली के कितने ज्यादा करीब था और इसको मुगल हमेशा अपने कंट्रोल में रखते थे। पर बंगाल जो था वो दिल्ली से काफी दूर था और इसलिए बंगाल में काफी रिवोल्ट होते थे और काफी बार ये इंडिपेंडेंट होता था। शुजा ने भी वही सोचा और बंगाल को इंडिपेंडेंट कर दिया, क्योंकि बंगाल में अगर सारा पैसा उसके पास जाता तो वो अपना एक एम्पायर बना सकता था। तो शुजा ने वही किया, बंगाल को फ्री कर दिया और कहा कि वो बंगाल का राजा है और वो मुगल एम्पायर के पास नहीं जाएगा। इस बात से दारा शिकोह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने बेटे सुलेमान शेख और मिर्जा राजा जय सिंह इन दोनों को भेजा और कहा इनको कि आप जो शुजा को है उसको हरा दीजिए और बंगाल को वापस मेरे पास लाइए। यही हुआ था और शुजा को उस लड़ाई में हार माननी पड़ी थी और मुगल एम्पायर जो है मुगल एम्पायर के अंडर जाना पड़ा था। यहाँ पर अगर औरंगजेब की बात की जाए, औरंगजेब को ये पता चल गया था कि अगर वो दारा शिकोह से डायरेक्टली फाइट करेगा तो कभी जीत नहीं पाएगा। इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने मदद लिया मुराद का और उन दोनों ने डिसाइड किया कि पहले जाके दारा शिकोह को हराते हैं, फिर जो मुगल एम्पायर है वो अपने में बांट लेंगे। तो ये डिसाइड किया औरंगजेब और मुराद दोनों ने मिलकर अटैक किया आपके दारा शिकोह के ऊपर। ये बैटल कब हुआ था? ये हुआ था इन द ईयर 1658। इस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ समरगढ़। ये बैटल ऑफ समरगढ़ हुआ था जहाँ पर औरंगजेब और मुराद ने मिलकर फाइट किया था दारा शिकोह के साथ और यहाँ पर दारा शिकोह को हरा दिया था, डिफीटेड दारा शिकोह। इसके बाद औरंगजेब को मुराद के साथ एम्पायर डिवाइड करने का कभी भी इरादा नहीं था, इसलिए उसने मुराद जो है अपने भाई को झूठ मूठ पकड़ाया, जेल में भर दिया और फिर जेल में ही मार दिया था, ट्रेचरसली किल्ड। और ये जेल में ही उसको मार दिया गया था ताकि मुराद के साथ औरंगजेब को अपने को एम्पायर डिवाइड न करना पड़े। 1658 की अगर बात की जाए तो 1658 में बैटल ऑफ ख्वाजा हुआ था जहाँ पर औरंगजेब ने डिफीट किया था आपके शुजा को। तो औरंगजेब को ये पता था शुजा जो है उसको अगर डिफीट नहीं किया जाएगा तो वो फिर से बंगाल को जो है वो अलग कर लेगा और ये औरंगजेब कभी भी नहीं चाहता था, क्योंकि वहां से इतना सारा टैक्स कलेक्शन होता था। इसलिए 1658 में सेम ईयर में उसने अटैक किया आपके शुजा के ऊपर दारा शिकोह को हराने के बाद और शुजा को भी उस बैटल में हरा दिया था। आखिरकार औरंगजेब को आखिरी बार चैलेंज किया गया था 1659 में। 1659 में किसने फाइट किया था? दारा शिकोह और उसके बेटे सुलेमान शेख ने। इसने भी इन दोनों को डिफीट कर दिया गया था और ये कौन सा बैटल हुआ था? 1650 में बैटल ऑफ देवरी। औरंगजेब ने इन दोनों को डिफीट कर दिया था और फिर बाद में इनके लोगों ने इनको धोखा दे दिया था और औरंगजेब के हाथ चढ़ा दिया था इन दोनों को मार दिया था औरंगजेब ने। तो बैटल कौन सा हुआ था? 1658 बैटल ऑफ समरगढ़ जहाँ पर मारा था उसने, हराया था उसने दारा शिकोह को। 1658 बैटल ऑफ ख्वाजा जहाँ पर उसने हराया था शुजा को। 1659 बैटल ऑफ डेरोई जहाँ पर उसने मारा था आपके दारा शिकोह और उसके बेटे सुलेमान शेख को। तो आज का चैप्टर बस यही था। इसके बाद हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे जो आपके भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और घिनौना जानवर है। तो नहीं, और एक स्लाइड बाकी है, सॉरी अभी खत्म नहीं हुआ। तो शाहजहां की जो बात कर रहे थे, शाहजहां को उसने पकड़ लिया था और इम्प्रिजन कर लिया था आगरा फोर्ट। आपको हाउस अरेस्ट तो पता होगा, हाउस अरेस्ट क्या होता है? वैसे ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था आपके शाहजहां को। तो शाहजहां को उसने हाउस अरेस्ट करके रख लिया था आगरा फोर्ट में। और आगरा फोर्ट में उसको कहाँ रखा गया था वो भी आप अगर जाएंगे आगरा फोर्ट घूमने के लिए तो आप देख सकते हो उस जगह पे जहाँ पर शाहजहां को रखा गया था। उसको ऐसी जगह पे रखा गया था कि वो मतलब दूर से देख पाए ताजमहल को। तो ताजमहल देखते हुए अब उसने अपनी जान दे दी थी। और अगर आगरा फोर्ट में वहां पर जहाँ पर इसको शाहजहां को रखा गया था उसका ध्यान रखने के लिए उसकी बेटी थी जिनका नाम था आपका जहानारा। तो जहानारा की बात अगर की जाए तो उसने भी सपोर्ट किया था आपके दारा शिकोह को। तो वहां पर जब शाहजहां को पकड़ लिया गया था तो उनको लग दिया गया था आगरा फोर्ट में। तो उसने रिक्वेस्ट किया था औरंगजेब को कि मुझे पिताजी का ध्यान रखने दिया जाए। उसने वो परमिशन दे दिया था और जहानारा ने आखिरी दम तक अपने पिताजी का ध्यान रखा था। अगर शाहजहां की बात की जाए तो शाहजहां चल बसे थे 1666 में उनको बरी किया गया था आपके ताजमहल में, ताजमहल। तो आज के चैप्टर यही था। जैसे कि मैंने बताया इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में जो भारत के इतिहास का सबसे खिलौना और वाहियात जानवर था। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।